देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा परिवार कई सालों से एक गांव का निवासी रहा है, मगर मुझे बचपन में ही अपनी दादी के साथ शहर में पढ़ाई के लिए छोड़ दिया गया था, जिस कारण मैं अपने गांव को कभी भी ठीक से परख नहीं पाया। लेकिन इस घटना ने मुझे काफ़ी हद तक बदल कर रख दिया। लेकिन उस दिन जब मैं काफ़ी दिनों के बाद अपने गांव से वापस शहर के लिए रवाना हुआ, तो आज लॉकडाउन की वजह से बस का आना जाना भी बंद हो चुका था। शहर की दूरी हमारे गांव से तकरीबन 10 किलोमीटर की थी, जिसे मुझे पैदल ही तय करना था। मेरी मम्मी ने मुझे साफ साफ मना करते हुए कहा कि लॉकडाउन में तू घर पर ही रुक जा। लेकिन घर पर मेरा मन नहीं लगता, जिस कारण मैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए या फिर उनके साथ रहने के लिए शहर की तरफ चल पड़ा। रास्ता काफ़ी लंबा होने वाला था। वैसे तो 10 किलोमीटर की दूरी कोई ज़्यादा नहीं होती, लेकिन पैदल चलने के लिए इसे भी काफ़ी कहा जाता है। मगर अब जो भी हो, मुझे पैदल यात्रा तय करते हुए शहर की तरफ निकलना ही पड़ा। जब मैं अपने घर से निकला था तो उस वक्त शाम के 6 बज चुके थे और मुझे अच्छे से मालूम था कि मुझे 10 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा। और उसी दौरान मेरा दोस्त चुलबुल अचानक ही मेरे घर पहुंच गया और मेरे सभी घर वालों को बताने लगा कि कुछ देर पहले ही हमारे गांव में एक नौजवान लड़के की लाश मिली है। और फिर क्या था, मम्मी और पापा ने मुझे शहर जाने से तुरंत ही मना कर दिया। उनका कहना था कि आज घर पर रुकना ही बेहतर होगा, कल शाम की बस पकड़कर निकल जाना, क्योंकि आज शाम को जाने वाली बस छुट्टी पर थी और अब मेरे द्वारा गांव में 1 मिनट काटना भी बहुत मुश्किल था, जिस कारण मैं पैदल शहर की तरफ जाने की सोच रहा था। खैर, ये सब सुनने के बाद मैं घर पर ही रुक गया और दूसरे दिन का इंतज़ार करने लगा। एक लाश मिलने की वजह से हमारा खुशहाली से भरपूर गांव चिंता में डूब गया। सभी गांव वालों के अंदर चिंता के साथ साथ दहशत का माहौल भी पैदा होने लगा। और जाहिर सी बात है कि जब इंसान कमज़ोर दिल का धनी होता है तो उसे डर लगना आम बात है। खैर, अब सभी गांव वालों के जहन में बस एक ही बात दौड़ रही थी कि इस लाश के पीछे का मेन कारण क्या है और ये लाश इस गांव के अंदर भला कैसे पहुंची होगी। उस लाश को गांव के एक केबिन के अंदर लेटा दिया गया और रात कटने से पहले पुलिस को भी सूचित कर दिया गया और पुलिस भी सही समय पर गांव में पहुंच गई। उस लाश के बारे में काफ़ी जानकारी पता करने से पहले पुलिस उसे अपने साथ लेकर निकल गई और उसके बाद हमारा गांव एक अलग ही दहशत में डूबा हुआ था। लोगों का मानना था कि ये लाश गांव से कुछ दूर आगे पड़ने वाले कब्रिस्तान में मिली थी, जो भूत प्रेत के लिए सबसे ज़्यादा लोकप्रिय माना जाता है। मुझे ये बातें कुछ खास पसंद नहीं आई, क्योंकि जहाँ पर लाश का नाम होता तो गांव वाले उसके साथ किसी न किसी भूत का नाम जोड़ ही देते थे। फिर सुबह होते होते अब सब कुछ नॉर्मल होने लगा, जैसे गांव के अंदर कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जब मैं रात में अपने घर पर सो रहा था तो खिड़की के अंदर से मुझे बार बार एक आवाज़ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई हमारे घर की खिड़की के पास खड़ा होकर तेज तेज सांस ले रहा हो। मैंने उस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया था और गहरी नींद का लुत्फ़ लेने लगा। मगर जब सुबह होने के बाद में उस खिड़की के पास पहुंचा तो वहां पर मांस के कुछ टुकड़े पड़े हुए थे, जिन्हें देखकर मैं थोड़ा अचंभित था। और फिर मैंने अपने घर वालों को भी इसके बारे में बताया। वो मांस के छोटे छोटे टुकड़े काफ़ी दूरी में फैले हुए थे। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे घर वालों को ये बात काफ़ी अजीब और डरावनी लगी। पिछले कुछ दिनों से हमारे गाँव में कुछ भी सही नहीं चल रहा था। गांव के अंदर हो रही पैरानॉर्मल एक्टिविटी किसी न किसी अनजानी ताकत के होने का एक आवाज़ सा करा रही थी। आज के दिन मुझे भी गांव से शहर के लिए रवाना होना था, तो शाम के करीब 6 बजे के आसपास में गांव के बस स्टैंड पर पहुंच गया, जहां से मैं बस में बैठने के बाद शहर पहुंचने वाला था। और इस बार मेरी मम्मी और पापा ने भी मुझे शहर निकलने की खातिर मना कर दिया। और बस स्टैंड पर पहुँचने के बाद मैं बस का ही इंतज़ार करने लगा। उस समय लॉकडाउन चल रहा था, जिस कारण उस बस स्टैंड पर मेरे अलावा कोई भी यात्री नहीं था। मैं बस का वेट करते हुए उस बस स्टैंड के बगल में पड़ने वाले कब्रिस्तान की तरफ देखने लगा। उस कब्रिस्तान का नज़ारा एकदम शांत लग रहा था। ठंडी ठंडी और लाजवाब हवाएं वहाँ का सीन और भी डरावना और अजीब बना रही थी। मगर मैं चुप्पी के साथ वहीं बस का वेट करने लगा। फिर मेरी नज़र एक यात्री पर गई, जो अपने हाथ में एक भारी भरकम बैग लेकर उस बस स्टैंड पर मौजूद हुआ। सबसे पहले वो मेरे करीब पहुंचता हुआ बोला, अरे भाई साहब, बस कब तक आएगी? वो आदमी दिखने में किसी दूसरे गांव का लग रहा था। मैंने भी उस आदमी को जवाब देते हुए कहा, हाँ बस कुछ देर में आने ही वाली होगी।
फिर पूछने पर पता चला कि वो आदमी करीब से पड़ने वाले गांव से आया है, जहां बस या ऑटो की कोई सुविधा नहीं थी, जिस कारण वहां के लोग अक्सर यहीं से बस पकड़ते थे। तकरीबन 5 मिनट बीतने के बाद ही एक बस स्टैंड पर पहुंच गई, मगर मैं पहली बार उस बस के दर्शन कर रहा था। आज से पहले मैंने कभी भी इस कलर की बस हमारे गांव में नहीं देखी। फिर मैं अपना सारा सामान उठाता हुआ उस बस के अंदर पहुंच गया। बस के अंदर कोई भी यात्री नहीं था, सिर्फ बस का कंडक्टर और ड्राइवर ही नजर आ रहा था। वो आदमी भी मेरे बगल वाली सीट पर बैठ गया और पता नहीं क्यों उस बस के अंदर बैठने के बाद मुझे नींद से आने लगी। मेरी आंखें लगातार बंद हो रही थी, मगर मैं किसी तरह जगा हुआ था और मैं ज़्यादा देर तक अपने आप को रोक ही नहीं पाया और एक गहरी नींद में डूब गया। फिर जब मेरी आंखें खुली तो सबसे पहले मेरी नज़र उस बस के अंदर लगी घड़ी पर पड़ी, तो मैंने पाया कि रात के करीब 11 बज चुके थे। ये देखते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई और वो आदमी भी मेरे बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था। मैं उस आदमी को अपना हाथ लगाते हुए बोला, अरे भाई साहब, अब हम किस जगह पर हैं? क्योंकि मुझे शहर में ही उतरना था और मुझे लगता है बस बहुत आगे आ चुकी है। उस आदमी की आंख खुली तो उसने बताया कि उसे भी शहर में ही उतरना था। फिर हम दोनों उस बस को रोकने के लिए बस के ड्राइवर से रिक्वेस्ट करने लगे, लेकिन उस बस का ड्राइवर भी काफ़ी अजीब था, क्योंकि हमारी इतनी आवाज़ देने के बावजूद भी उसने एक बार भी हमारी तरफ पलट कर नहीं देखा। मुझे उस पर गुस्सा आने लगा और गुस्से में मैं उसके पास पहुंचा और उसके कंधे पर अपना हाथ लगाते हुए उसे पीछे की तरफ खींचने लगा, मगर बस का ड्राइवर किसी पत्थर की मूर्ति की तरह एक जगह पर जमा हुआ था, क्योंकि उसके शरीर में इतनी मजबूती थी कि मैं अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी उसे उसकी जगह से हिला तक नहीं पाया। फिर वो बस का ड्राइवर अपनी गर्दन को 360 डिग्री के कोण पर घुमाता हुआ पीछे मुड़ा और उसने एक हाथ से मुझे इतनी जोर से धक्का मारा कि मैं बस की सीट पर फिसलते हुए नीचे गिर पड़ा। मेरे हाथ पर एक जोर की मोच आ गई और उसके साथ ही मुझे जोर का दर्द भी होने लगा। उस वक्त मेरी नज़र बस के बाहर गई तो मैंने पाया कि बस एक कब्रिस्तान के पास खड़ी थी और ये कब्रिस्तान हमारे गांव का एक ही कब्रिस्तान था। मगर सबसे डरावनी बात तो ये थी कि अब रात के लगभग 12 बज चुके थे और अब गांव के सभी लोग गहरी नींद में थे, जिस कारण अब जोर जोर से चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं था। मैं उस आदमी के पास पहुंचा और उसे ये बताने लगा कि यह कब्रिस्तान भूत प्रेत का घर के समान माना जाता है। और इतने में उस बस का कंडक्टर अचानक से हमारे पास पहुंचा और हमसे किराया मांगने लगा। ये सब इतना अजीब था कि कोई भी इसे समझ पाने में नाकाम रहे। मेरा गुस्सा उस कंडक्टर पर फूट पड़ा और उसके ऊपर चिल्लाते हुए उसे गाली गलौज करने लगा, लेकिन वह बस का कंडक्टर मेरी तरफ अपनी दोनों निगाहों से देखता हुआ आगे निकल गया। जब मैंने बस के बाहर देखा तो मैंने पाया कि बस लगातार उस कब्रिस्तान के चारों तरफ चक्कर काट रही थी और फिर थोड़ी दूर आगे जाने के बाद बस अचानक से एक जगह पर रुकी और फिर वह आदमी तुरंत ही उस बस से नीचे उतरना चाहता था, लेकिन तभी बस के अंदर काले काले कपड़े पहने 2 व्यक्ति दाखिल हुए, जिन्होंने अपने चेहरे पर एक बड़ा सा कपड़ा बांध रखा था। मगर जैसे ही वो दोनों लोग बस के अंदर दाखिल हुए तो मुझे एक मांस की बदबू आने लगी, मानो मैंने इस बदबू को पहले भी कहीं पर महसूस किया है। और फिर जाकर मुझे याद आया कि मेरे घर के बाहर मांस के कुछ टुकड़े पड़े हुए थे, जिनके अंदर से ये भयानक बदबू निकल रही थी। यानी कि हमारे गांव के साथ हमारे घर तक इन बुरी शक्तियों का आवागमन था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इस तरीके की कंडीशन में कौन सा कदम उठाना चाहिए। मैं ये बात अच्छे तरीके से समझ चुका था कि यह बस भूतों का दूसरा घर है। बस की एक खिड़की खुली हुई थी जिसके अंदर से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी। मैं उसी वक्त उस विंडो से नीचे कूदने की फिराक में था, लेकिन वह विंडो बहुत छोटी थी, जिस वजह से उसके अंदर से नीचे कूदना इतना आसान नहीं था। लेकिन जब मैंने बस के दरवाजे की तरफ देखा तो वो कंडक्टर उस दरवाजे के पास ही खड़ा था। फिर मेरी नज़र उस कंडक्टर के कदमों पर पड़ी तो मैंने पाया कि उसके पैर तो पीछे की तरफ मुड़े हुए थे और साथ ही उसका शरीर भी काफ़ी अजीब दिखाई पड़ रहा था। फिर मेरे बगल में बैठा हुआ वो आदमी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और मुझे भी पीछे पलटकर देखने को कहने लगा। और इस बार जब मैंने पीछे मुड़ा तो मैंने पाया कि कुछ देर पहले जो 2 आदमी हमारे बस के अंदर दाखिल हुए थे, अब वह दोनों किसी का हाथ चबा रहे थे। ये दृश्य मेरी ज़िंदगी का सबसे भयानक और डरावना रूप था। इस तरीके का नज़ारा देखने के बाद एक नॉर्मल इंसान में क्या बीत सकती है, ये तो बताने की आवश्यकता नहीं।
उसके बाद वो आदमी हड़बड़ाहट के मारे अपनी सीट से उठा और उस बस के दरवाजे के पास पहुंच गया। दरवाजे के पास पहुंचने के बाद उसने उस बस के कंडक्टर को धक्का मारा और तुरंत ही बस से नीचे कूद गया। और फिर मैं भी उसी तरह बस के पास पहुंचा और बस से नीचे कूद गया। लेकिन मुझे क्या पता था कि जिस मुसीबत से हम बाहर निकलने की कोशिश में जुटे हुए थे उसकी असली दुनिया अब हमारे सामने थी, क्योंकि अब हम दोनों उस कब्रिस्तान के बीचों बीच पहुंच चुके थे जिसकी चर्चाएं पूरे गांव में मशहूर थी। और अब हमें इस कब्रिस्तान से निपटना था जहां चारों तरफ सन्नाटे के अलावा किसी और की मौजूदगी नहीं थी। ना ही उस इलाके में कहीं रोशनी हमें नज़र आ रही थी और ना ही कोई इंसान। मगर एक अच्छी बात तो ये थी कि मेरे अलावा उस बस के अंदर जो एक आदमी मौजूद था, तो उसकी वजह से मेरी हिम्मत अभी तक बंधी हुई थी। मैं पूरी कोशिश करते हुए वहाँ से निकलने की फिराक में था, मगर यहाँ कोई दरवाज़ा भी नहीं था, जिस वजह से हम बाहर निकलने में नाकाम थे। एक और वो आदमी हिम्मत बांधे हुए मुझे अपने पीछे पीछे आने का इशारा कर रहा था और मैं भी किन्हीं पागलों की तरह उस कब्रिस्तान के चारों तरफ चक्कर काट रहा था। और एक बार फिर जब मेरी नज़र मेरे फ़ोन पर गई तो मैंने पाया कि रात के तकरीबन 1 बज चुके थे और शास्त्रों के अनुसार यह एक ऐसा समय भी होता है जो बुरी आत्माओं को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बनाता है। और मैं इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था कि अगर मैं यहाँ से जल्द नहीं निकल पाया तो कुछ देर के बाद ही हमें इस कब्रिस्तान में दफना दिया जाएगा। कब्रिस्तान में इधर उधर भटकते वक्त एक आवाज़ अचानक ही चारों तरफ गूंज उठी। ऐसा लग रहा था मानो कोई पत्थर एकदम से इधर उधर खिसक रहा है। कुछ देर तक हम इस आवाज़ का सामना करते रहे, मगर बाद में एक कब्र अचानक ही खुल गई और उस कब्र के खुलने के साथ ही मेरे दिल की धड़कनें भी तेज होने लगी। उस कब्र के अंदर से एक हाथ अचानक ही बाहर निकला और उस हाथ के बाहर निकलते ही मेरे रंगों में दौड़ता हुआ खून एकदम से जम गया। अब यहाँ से निकलने का कोई रास्ता भी हमें नज़र ही नहीं आ रहा था। और तभी मेरी नज़र एक रोशनी पर पड़ी। वो चमकती हुई रोशनी लगातार हमारी तरफ बढ़ रही थी। हमने भी हिम्मत जुटाई और वहीं खड़े रहे। उस कब्रिस्तान का एक चौकीदार हमारे पास पहुंचा और हम दोनों का हाथ पकड़ते हुए हम दोनों को अपने पीछे आने को कहा। इस नाम पर हम पहले भी काफ़ी धोखा खा चुके थे, जिस वजह से हमारा मन तो नहीं था कि अब हम उसके पीछे जा सकें, मगर इसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं था। फिर वो चौकीदार हमें सही सलामत उस कब्रिस्तान के गेट के पास तक लेकर पहुंचा और उसने हमें तुरंत यहाँ से निकल जाने को कहा। फिर क्या था, हम दोनों उस कब्रिस्तान से गांव में पहुंच गए और उस दिन उस चौकीदार की वजह से हमारी जान बच गई। लेकिन घर पहुंचने के बाद जब मैंने गांव वालों को इस घटना के बारे में बताया तो उन्होंने बताया कि असल में उस कब्रिस्तान के अंदर कोई चौकीदार मौजूद नहीं है। फिर किस चौकीदार ने तुम्हारी जान बचाई होगी? दोस्तों, मेरे जहन में आज भी ये बात घूमती रहती है कि अगर उस कब्रिस्तान के अंदर कोई चौकीदार था ही नहीं तो उस दिन मेरी और उस आदमी की जान बचाने वाला वो शख्स कौन था? वो बात आज भी एक राज बनी हुई है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।